अ, तो इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब बोला जाए कि मेनली सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद थोड़ा मतलब बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे जो आप रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। देना फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। थोड़ा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वगैरह देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, कुछ उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा फाइनली अपन क्या देखेंगे, एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज कवर करेंगे वो ये है कि मेनली एक जो रिएक्शन दिया रहेगा वो आप बैलेंस कैसे करेंगे। और मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मतलब वो मेरा खुद का मेथड है, मैंने उसको खुद से मतलब रेडी किया है। मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप जितना हो सके वो वाला मतलब उसको यूज कीजिए, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब मेनली क्या है यहाँ पर कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले बात इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा एक सीधा सा मानना है कि अगर मुझे कोई चीज दिया है, जैसे मुझे मान लीजिए कि एक आयरन यानी लोहा दिया है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उस पर क्या हो जा रहा है, जंग लग जा रही है, रस्टिंग हो जा रही है। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है मतलब यहाँ पर कि आयरन ने किसी के साथ तो केमिकल रिएक्शन किया है जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, वो रस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आयरन में आप देखेंगे नॉर्मल फेरस, ठीक है। और यहाँ पर जो रस्टिंग है वो Fe2O3.H2O, पानी के कुछ मॉलिक्यूल वगैरह रहेंगे, मेनली तो Fe2O3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो Fe2O3 आ गया है, इससे मुझे क्या समझा, मुझे समझ में आ गया है कि इसने अपने एक्चुअली में ऑक्साइड बनाए हैं, ठीक है। फेरस ने यानी कि आयरन ने अपने ऑक्साइड बनाए हैं जो इस साइड आपको Fe2O3 के फॉर्म में दिख रहा है। सही बात है ना, जंग वगैरह लगा है। आप ये केमिकल रिएक्शन को बहुत जगह पे देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि दूध का दही बनना क्या है, दूध से दही बनना क्या है, तो आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि अब इस बात को देखिए, हमेशा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग मिले तब आप बोलेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आयरन और यहाँ पे रस्टिंग, ये आयरन जो है वो रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट वाला टर्म है। ये जो है ये आपका प्रोडक्ट वाला टर्म है। प्रोडक्ट मतलब ये कि अगर हम एक रिएक्शन में देख रहे हैं जिसमें हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है। और अगर भाई नहीं तो फिर तो रिएक्टेंट ही है आपके हाथ में, फिर किस बात का रिएक्शन। सही बात है कि नहीं? तो चलो समझते हैं इस बात को कि मेनली अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रिएक्शन, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो रहता है वो क्या कर सकता है, आपस में कंबाइन होकर, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इन विच क्या होगा, इन विच reactant substance are combined and product are formed, this is called chemical reaction। मतलब एक ऐसा मतलब कुछ भी हो जाए जिसमें हम बोलेंगे कि reactant substance आपस में कंबाइन होकर अगर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अदरवाइज रिएक्शन नहीं हुआ है। एग्जांपल आपको देना है तो अभी आप बेसिक एग्जांपल्स पे चलिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे और एट द एंडिंग अच्छा खासा अपन भी कुछ जान लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको एग्जांपल वगैरह देना है तो आप दे दीजिए कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। इसके अलावा आप नॉर्मली दे सकते हैं कि आयरन पे रस्टिंग ऑन द आयरन, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। ग्रीनिश लेयर ऑन द कॉपर, ये सब एग्जांपल अभी आप दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन शॉर्ट समझ लिया जाता है फटाफट एक बार कि भाई अगर कोई मान लीजिए कि मैं बोलूं कि 2 और मोर रिएक्टेड सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या,
कि वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन है, ये आपको कैसे पता चलता है? मेनली केमिकल रिएक्शन जो रहता है उसमें किसी भी एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसका एक्चुअली अगर देखा जाए उसमें कोई भी सब्सटेंस रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे मैं बात करूं कि फेरस रहेगा तो फेरस कन्वर्ट होके Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे फेरस जो है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। ये एक्चुअली में क्या हुआ, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है। यहाँ पर कुछ और था और यहाँ पर कुछ और है। एकदम बेसिक बात किया जाए तो अगर मैं बोलूं कि एक कच्चा आम था, सही बात है, रॉ मैंगो था, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो गया, पक गया, सही बात है कि नहीं? तो मुझे ये बताइए कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन क्या हो चुका है, चेंज हुआ है। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे फिर से रिपीट करके उसे कच्चा आम बनाना है तो नहीं पॉसिबल है, सही बात है ना। अब एग्जांपल और देखा जाए तो मेनली अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि बर्फ का कन्वर्जन होकर पानी बना है, बर्फ का कन्वर्जन होकर पानी बना है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? तो आप बोलेंगे भैया ये तो बस स्टेट चेंज हुई है, ये तो बस स्टेट चेंज हुई है। मतलब ये कि पहले क्या थे कि बर्फ जो था वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है। पानी वो पहले भी था और पानी वो अब भी है। पहले भी H2O ही था उसका केमिकल कंपोजिशन, और अब भी क्या है, H2O ही है। तो आप बोलेंगे नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। मेनली क्या होता है कि रिएक्शन क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट जो रहेगा वो प्रोडक्ट में जब मतलब कन्वर्ट होगा तो कुछ अलग फॉर्म करेगा, कुछ अलग फॉर्म करेगा, वही नहीं होगा, ठीक है। और कुछ ऐसा होगा जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स मतलब जो एक बार बन गया तो बन गया, फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कुछ उसके एग्जांपल आप ध्यान रखिए कि साइंस जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, साइंस आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ गिनी चुनी बातों पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सबसे पहले आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आपने जब उसका डेफिनेशन दिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि एक्चुअली वो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो पहला डेफिनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो डेफिनेशन, डेफिनेशन, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, और हो सके तो उससे जुड़ा एक डायग्राम। आपको साइंस में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो घुमा फिराकर आप देखेंगे तो इसी 4 पॉइंट्स पे रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 बातें अगर आपको पता है तो फिर आप समझिए कि हाँ, किसी भी चैप्टर को, मतलब किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में आप बेटर लेवल पर हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका एग्जांपल भी आपको रेडी हो गया है कि आप अभी छोटे मोटे एग्जांपल पे आप चालू करेंगे। जैसे लोहे पे जंग लगना, सही बात है कि नहीं, रस्टिंग ऑन द आयरन। इसके अलावा आप क्या एग्जांपल देंगे, आप यहाँ पर मिल्क कन्वर्ट इनटू यहाँ पर कर्ड, ये सब क्या एग्जांपल रहेंगे आपके, ये सब आपके केमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल है, ठीक है। ओके, अब आप दूसरे टर्म पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं बोलूंगा कि जो इस साइड है वो रिएक्टेंट है और जो इस साइड है वो प्रोडक्ट है, लेकिन इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान सुनिए, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कि भाई वो क्या है, रिएक्टेंट है। और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब देख लीजिए, व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, सीधी सी बात है, ठीक। प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपको यहां पर बताना रहेगा कि प्रोडक्ट आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्मिंग इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप रिएक्टेंट बोल देंगे और जो फॉर्म हो रहा है उसको आप प्रोडक्ट बोल देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। 1 लाइन डेफिनेशन है, बट पूछा जा सकता है, लेकिन हालांकि बहुत कम चांसेस है, लेकिन पूछा जा सकता है। और पूछने जाने मतलब कोई चीज पूछा जाएगा इसीलिए हमको पता हो, ये अपनी कोई बात थोड़ी हुई, ठीक है। बस पता होनी चाहिए, ये बड़ी बात होती है। आप बोलेंगे कि वो चीज पूछा जाएगा इसलिए आप याद कर रहे हैं, ये सही नहीं है। चलिए, तो रिएक्टेंट क्लियर हो गया और फिर प्रोडक्ट क्लियर हो गया। क्या होता है रिएक्टेंट, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, एंड क्या होगा प्रोडक्ट,
द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्मिंग इन द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ आप मतलब एग्जांपल से समझा दिए इस बात को। तो देखिए जैसे आपको पता होगा नॉर्मली, अगर आपके इसी का भी आप एग्जांपल देना चाहते हैं दे दीजिए, वरना अच्छा खासा एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। और ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखेंगे जो आपको मतलब गले के नीचे नहीं उतरेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, C+O2 CO2 बनाता है, सही बात है ना। मतलब व्हेन कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट सब्सटेंस है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका प्रोडक्ट सब्सटेंस है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है। तो आपको नॉर्मली बता देना है कि पहले तो ये बताना है कि रिएक्टेंट क्या होता है, और फिर आपको बता देना है कि प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर आपको बताना है कि एक एग्जांपल दे देना है और बताना है हियर क्या होगा। यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, thus दे आर द रिएक्टेंट, सही बात है। और उसके बाद दूसरे टर्म पे आपको क्या लिख देना रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आर द फॉर्मिंग इन द केमिकल रिएक्शन, सही बात है, केमिकल रिएक्शन में फॉर्मिंग हो रहा है, thus इट इज प्रोडक्ट। ये क्या है, तो प्रोडक्ट है। यहां तक क्लियर है, पक्का। अब आपका क्या क्या काम हो चुका है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद हमने क्या कवर कर लिया है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छे खासे एग्जांपल से। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डस्टर लेकर, तो इसके बाद जो टर्म रहेगा वो हमारा क्या कवर होगा, उसमें हम इक्वेशन कवर करने वाले हैं, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। और उसमें आप देखेंगे, देखिए तो केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन में हम दो इक्वेशन देखेंगे, एक रहेगा वर्ड इक्वेशन और दूसरा रहेगा यहां पर अपना केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है और फिर उसके बाद देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैं कॉमनली बोलूं कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को लिखना है, ठीक है, सबसे पहली बात केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ वो है, पहले वो देख लेते हैं, फिर एक केमिकल इक्वेशन लिख के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, केमिकल इक्वेशन राइटिंग रूल। केमिकल इक्वेशन राइटिंग रूल, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इसको फिल करो। तो सबसे पहला पॉइंट, केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिख रहे हैं तो आप रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे, जबकि आप प्रोडक्ट को हमेशा राइट में लिखेंगे। यानी जैसे कि आप लिखते हैं ना C+O2, यहां पर CO2 बना रहे हैं, तो ये हमेशा, ये क्योंकि रिएक्टेंट है और ये हमेशा फिक्स है कि आप रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट में ही लिखेंगे, और आप ये जो प्रोडक्ट है उसको हमेशा राइट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप पहला पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि रिएक्टेंट ऑलवेज, यहां पर रिएक्टेंट ऑलवेज राइटिंग इन द, कहां पर, लेफ्ट साइड, और जबकि जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका ऑलवेज रिटेन इन द राइट साइड। ये पहला आप याद कर लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल जो रिएक्शन है उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज आ रहा है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए, अब यहां पर थोड़ा समझने के लिए, जैसे C12H22O11 है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या है अपना, यहां पर ग्लूकोज नहीं है, ये शक्कर है, सही बात है ना, हाँ शुगर है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ये शुगर है, ठीक है। तो शुगर आप देखेंगे यहां पर क्या बनाएगा, C12 प्लस H2O, वो भी कितना, 11, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे क्योंकि यहां पर कार्बन 12 जो है वो रिलीज हो जाएगा, कार्बन 12 प्लस C22 और O11 जो है ये कॉमन लिया जाएगा, तो 11 जब बाहर आएगा तो
तो 11H2O यहाँ पर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कई बार यूज में आ जाते हैं। तो जब भी आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो रिएक्टेंट सब्सटेंस को या दो प्रोडक्ट सब्सटेंस को दिखाने के लिए आप प्लस के साइन का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस के साइन का यूज कब यूज करेंगे, जब आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है वो है क्या, शुगर, तो आप इन्हें यहाँ पे प्लस का साइन यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो आपका ये है और दूसरा आपका ये है, तो इन दोनों को दिखाने के लिए आपने क्या किया है, प्लस के साइन का यूज किया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपना क्या बन गया कि आप हमेशा प्लस के साइन का यूज करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आप रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाने के लिए, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर परफॉर्म हो रहा है, तो आप उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप हमेशा तीर के साइन का यूज करेंगे। और वो तीर का साइन क्या इंडिकेट करेगा कि आपका रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑलवेज ये जो तीर का साइन रहेगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। सही बात है कि नहीं? तो ये दो बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव और एक यहाँ पर तीर का साइन यानी एरो साइन। ठीक है, तो एरो साइन क्या होगा, ऑलवेज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर होगा। अब थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट थोड़ा रिएक्शन को और ज्यादा मतलब बोला जाए कि इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब और ज्यादा नॉलेजफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि जो आप लिख रहे हैं उसको उसके एक्चुअल फिजिकल स्टेट में लिखा जाए। यानी जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास शुगर है तो वो किस फॉर्म में है, वो मेरे पास यहाँ पर जो कार्बन 12 मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, और मेरे पास यहाँ पर 11H2O जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, तो उसकी एक्चुअल फॉर्म में उसको लिखना। तो समझते हैं इस बात को। तो अगर मेरे पास कोई चीज सॉलिड है, पहली बात तो रिएक्टेंट के लिए लिख लेते हैं और फिर प्रोडक्ट के लिए लिख लेते हैं। पहली बात रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट में मेरे पास कोई चीज सॉलिड है तो मैं उसको S से डिनोट करूंगा, अगर कोई चीज लिक्विड है तो उसको L से डिनोट करूंगा, और अगर कोई चीज यहाँ पर गैसेज है तो उसको G से डिनोट कर दिया जाएगा। ये तीन बातें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट में अगर कोई चीज आपको सॉलिड के फॉर्म मिल रही है तो आप उसे S ना लिख करके आप उसे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में कुछ ऐसे डिनोट करेंगे कि वो नीचे बैठ रही है। देखो होता क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये आपका क्या है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और इसमें आप मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन किया जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल जैसा कुछ वो आपका यहाँ पर नीचे जमा हो गया, बॉटम में जमा हो गया, तो आप इसको ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, तो आप उसको कुछ इस एरो से दिखाएंगे। लेकिन अगर वही चीज गैसियस फॉर्म में गई तो आप उसको किस फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब कि अगर कोई चीज गैस फॉर्म हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई या हाइड्रोजन गैस हो गई, तो कोई भी अगर गैस फॉर्म होगा तो उसको आप G ना लिख करके उसके लिए आप ऐसे एरो का यूज करेंगे, मतलब वो ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, हल्का होने की वजह से। जबकि सॉलिड स्टेट फॉर्म होगा क्या होगा, प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, और यहाँ पर ये क्या है, गैस के लिए। ठीक है, लिक्विड के लिए आप L ही यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं जिसमें क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, मतलब ये कि जैसे नमक पानी, तो नमक पानी में आपने क्या यूज किया है, वाटर को यहाँ पर सॉल्वेंट यूज किया है और नमक को आपने क्या यूज किया है, तो सॉल्यूट यूज किया है। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप AQ का यूज करेंगे, AQ का, एक्वेस, मतलब जिसमें आपने सॉल्वेंट क्या यूज किया है, पानी यूज किया है, उसमें आप ये दिखाएंगे कि भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्वेस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे आपके बुक में जो वही लीजिए, CuSO4 प्लस Zn बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पर CuSO4 जो है आपका, उसको यहाँ पर देखिए ये एक्वेस फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्वेस फॉर्म में। Zn जो रहेगा वो डस्ट पार्टिकल यानी सॉलिड के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये ZnSO4 ये एक्वेस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे Cu जो रहेगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा, यानी मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको क्या बोला जाता है, तो आप कुछ बातें एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट याद रखिए। जैसे अगर कहीं पर SO4 रहेगा तो उसको सल्फेट बोला जाएगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, तो ये जो रहेगा इसको सल्फेट बोला जाएगा, सल्फेट।
ठीक है, अगर कहीं कहीं पर आपको वो NO3 दिख गया तो आप उसको नाइट्रेट बोल देंगे, नाइट्रेट। और इसके अलावा कहीं पर आपको CO3 दिख गया तो आप कार्बोनेट बोल देंगे, कार्बोनेट। जैसे मैं बोला कि मान लीजिए CaCO3 तो आप क्या बोल देंगे, तो आप बोल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैं बोला AgNO3 तो आप Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, तो Ag यहाँ पर सिल्वर रहेगा, तो AgNO3 क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे बात करूं H2SO4 मान लीजिए मैंने बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट। मैंने बोला यहाँ पर ZuSO4 तो आप क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। ZnSO4 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। चलिए, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस ये क्या है, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है यहां पर, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये क्या है, कॉपर एज अ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर इसका नाम देख लिया, ये नाम है इसके, यहाँ पर ये कुछ नाम है। ठीक है, ये हमारा एक रिएक्शन रहा। अब आप देखेंगे कि हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक तो हमने बेसिक देखा है कि रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, इसके और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के साइन का यूज करेंगे। इसके अलावा जो एरो रहेगा उसको हमेशा कहां से कहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इंडिकेट किया जाएगा। इसके बाद का टर्म जो रहेगा, देखिए ये तो नॉर्मल हो गया। अब वो इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारा क्या जो ये रहेगा, मतलब अगर रिएक्टेंट में रहेगा तो उसको सॉलिड लिक्विड गैस यानी इसकी फिजिकल स्टेट दिखाना। वो रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए है कि आप उसकी फिजिकल स्टेट को कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें एक्वेस सॉल्यूशन, वो सारी चीज का AQ वगैरह आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का टर्म जो है वो ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप रिएक्शन वगैरह कर रहे हैं और रिएक्शन में आप कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या रिएक्शन में कोई हीट रिलीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आप रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट कभी भी प्रोडक्ट को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। हीट हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। हीट हमेशा रिएक्टेंट को प्रोवाइड की जाती है, हीट हमेशा रिएक्टेंट को प्रोवाइड की जाती है और प्रोडक्ट जो रहता है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप रिएक्टेंट को हीट दीजिए या प्रोडक्ट से आप हीट लीजिए। एनी सेंस में आप हमेशा याद रख लेना, प्रोडक्ट को आप कुछ दे नहीं सकते, प्रोडक्ट को आप हमेशा लेंगे, मतलब प्रोडक्ट से हमेशा आप लेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सही बात है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट रहता है उसको आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लाइक उसको एक्स्ट्रा हीट, उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर, प्रेशर, व्हाटएवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है क्या, मैं क्या बता रहा था कि अगर आप रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कोई रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको हमेशा कुछ ट्रायंगल शेप से कहां पर दिखा देंगे, तीर के ऊपर, यानी जो आपका ये एरो का साइन है उसके ऊपर आप उसको किससे दिखा देंगे, ट्रायंगल शेप से दिखा देंगे। और वो इंडिकेट करता है कि आपने रिएक्शन में हीट को भी इन्वॉल्व कराया है, आपने हीट प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर रिएक्शन के एंडिंग पे हीट मिल रही है, अगर रिएक्शन के एंडिंग में हीट मिल रही है, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अमाउंट में क्या कर रहा है, हीट भी दे रहा है, तब आप एज इट इज हीट लिख देंगे कि प्लस हीट, प्लस हीट, आप एक्स्ट्रा प्लस करके हीट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे प्रोडक्ट में हीट हमको फॉर्म हो रही है। तो आपने क्या बात है, दो बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात ये कि अगर रिएक्शन, अभी आप उसमें सबको हम कंबाइन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, हीट अगर आपको मतलब उसमें फॉर्म हो रही है तो आप कैसे लिखेंगे। इसके बाद क्या रहता है कि अगर आप मान लीजिए कि एक रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर दिए हैं, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस, तो आप एज इट इज उसको यहाँ पर लिख देंगे, मतलब यहाँ पर एज इट इज, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस तो 60 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख देंगे। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो है उसको आप परफॉर्म कराने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी 60 डिग्री सेल्सियस दिए है। मान लीजिए आपने कुछ प्रेशर वगैरह भी दिया है, तो भी यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपने कितना प्रेशर उसको दिया है। किस पे एरो कर, किस पे इंडिकेट करेंगे, तो आप एरो पे इंडिकेट करेंगे वो सारी बातें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई कैटलिस्ट दिए दें, कैटलिस्ट क्या होता है, मान लीजिए जब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है उसको आपको जल्दी परफॉर्म कराना रहता है, तो कैटलिस्ट जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ कैटलिस्ट का, आप लोग को हो सके तो याद ही रखिए, काम आ जाएगा, आज नहीं तो कल काम आएगा।
अभी नहीं तो बाद में काम आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या हो, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द दोज केमिकल सब्सटेंस which does not participate in the chemical reaction, but when it comes under the यहाँ पर when it comes rate of reaction it may be change। ठीक है, आपको याद मतलब रखना रहेगा कि ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन की रेट यानी कि स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ कैटलिस्ट, मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने देखा था उसमें एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं और डी ब्लॉक क्या होते हैं, जो नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारी बातें चली। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया है कि केमिकल रिएक्शन ये कैसे लिखा जाता है। अब चलो लाइन से एक एक पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बता दिया कि हमेशा रिएक्टेंट को, कुछ रूल्स हैं, मे भी आपको कभी कभी नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है, ऑलवेज रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को राइट साइड में। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि दो रिएक्टेंट को और दो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए ऑलवेज वी आर यूजिंग पॉजिटिव साइन। हम कौन से साइन का यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलना है, प्लस साइन का यूज करेंगे। और रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाने के लिए, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम ऑलवेज क्या करेंगे, तो तीर के सिंबल का यानी एरो सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए, फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जब वो सॉलिड रहेगा तो उसको एस दिखाएंगे, लिक्विड रहेगा तो उसको एल से दिखाएंगे और गैस रहेगा तो उसको जी से दिखाएंगे। ठीक है, जो सॉलिड रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको प्रेसिपिटेट बोला, मतलब बोला जाता है कि प्रोडक्ट में अगर सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म बोला जाता है, जो कि आप बोलेंगे कि टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे आकर कुछ जम जाते हैं, जो एक्यूमुलेट होते हैं, उसको यहाँ पर प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो आप उसको इस सिंबल से दिखाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आप कोई लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उसको आप एक्यू से दिखाएंगे, कब, जब उसमें सॉल्वेंट एज अ वाटर होगा तब। बाकी अदरवाइज आप एल का यूज करके लिक्विड दिखा देंगे। ठीक है, अगर कोई गैस वगैरह फॉर्म हो रही तो आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा देंगे, तो वो इंडिकेट हो जाएगा कि ये गैस है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लाइक O2H2, यहाँ पर SO2। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा मेनली था। और इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आप कोई हीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर रिएक्शन में हीट दे रहे हो तो आपको क्या यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप सिंबल का यूज, मतलब ये ट्रायंगल सिंबल का यूज करोगे, कहां पर, तो एरो के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपको हीट फॉर्म हो रही है, मतलब प्रोडक्ट में हीट फॉर्म हो रहा है, तो आप प्लस हीट करके लिख देंगे, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ भाई रिएक्शन में आपको हीट भी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि ये तो पहले टर्म आपके हो गए। इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक प्रेशर पे किसी रिएक्शन को परफॉर्म करवाए हो, या फिर किसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट को आपने यूज किया है, तब आप क्या करेंगे, तो उसको एज इट इज आप कहां पर लिख देंगे, तो एरो पे लिख देंगे। ठीक है, कि भाई हमने क्या किया है, 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फिक्स यूज किया है, या फिर आप कोई प्रेशर का यूज किए हो तो आप एज इट इज उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि रिएक्शन लिखा, मतलब ये केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। और अब हम जा रहे हैं क्या, केमिकल इक्वेशन को थोड़ा समझने। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये तो हमने देख लिया है, अब कुछ केमिकल इक्वेशन को हम समझने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए केमिकल इक्वेशन में देखा जाए तो सबसे पहले हम मान लीजिए एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें है क्या, जो आपके बुक में वही यूज करूंगा मैं, बाहर से एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आपको याद वगैरह कराने की जरूरत नहीं करूंगा, आप उतने में ही समझ जाइए, ज्यादा बेटर है। ZnSO4 + Cu। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, ये मैंने रिएक्टेंट लिख दिया है, ठीक है, और ये मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है। उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, एरो का सिंबल का यूज किया है, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, इसलिए मैंने बीच में प्लस साइन का भी यूज किया है। ठीक है, तो ये सब बातें थी नॉर्मली।
चलिए, तो इसका नाम क्या है? अब यहां पर ये एक्वेस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वेस फॉर्म में है और ये भी यहां पर सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है? इसको बोला जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या है? प्लस जिंक डस्ट। ठीक है, फाइनली ये क्या है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और प्लस ये क्या है आपका? ये है कॉपर सल्फेट, ये सॉरी कॉपर एज आपको क्या मिल रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल रहा है। तो अब आप ये देखेंगे कि दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये रिएक्शन क्या है और ये रिएक्शन क्या है। इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन और इसे बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। यानी अभी देखिए, ये है वर्ड इक्वेशन और ये है आपका केमिकल इक्वेशन, इसका मेन मतलब क्या है कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और अगर आप उसको केमिकल फॉर्मूला, यहां पर ये क्या है? ये एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूला है, Cu कॉपर का, S जो है सल्फर, यहां पर सल्फर का, इसके बाद O जो देखेंगे आप किसका? ऑक्सीजन का। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को जो कि परफॉर्म हो रहा है उसको विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वर्ड का यूज करके, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। यानी अगर आप केमिकल फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, और अगर आप वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल। सेम एग्जांपल आप याद करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा एक मतलब आपको अच्छा खासा रिएक्शन याद करना तो इसके बाद कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें जितना हो सके आप उतना ज्यादा कम रिएक्शन अपने लिए रेडी रखिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो इट इज द रिप्रेजेंट, यहाँ पर व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपको बता देना रहेगा कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब केमिकल फॉर्मूला का यूज करके आप केमिकल रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको ही आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। दूसरा वर्ड इक्वेशन क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर वर्ड। सही बात है कि आप एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड का हेल्प करके क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कि वहां यहाँ पे वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब भी आप लिख रहे हैं तो ये दोनों एग्जांपल अपने पास रेडी रखिएगा। केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप एज इट इज ऐसा लिख देंगे, और अगर आप वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख देंगे। अब तक हमने क्या क्या देख लिया है? हमने केमिकल रिएक्शन क्लियर कर लिया है। देखिए, हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, हमारा इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन दोनों कंप्लीट हो चुका है। हमने ये जान लिया है कि रिएक्टेंट क्या होता है, हमने ये भी जान लिया है प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसको बोला जाता है। चलिए, फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, देन इसके, और फिर यहाँ थर्ड पॉइंट देखेंगे। चलिए, बहुत कम से कम एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है फिजिकल चेंज आप किसको बोलेंगे? तो देखिए, मेनली क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो जिसमें एलिमेंट का अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे भाई वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जा रहा है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि भाई वो केमिकल चेंज है। अब समझिए, एग्जाम्पल वगैरह ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है? केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, डज नॉट चेंजेस। यहां पर क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन
चेंजेस, ठीक है, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब मामला क्या रहता है, एग्जांपल देख लिया जाता है पहले, और इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको आगे के पॉइंट समझेंगे ही, ठीक है। मेनली क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि एक मेरा आइस है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक टाइप का फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें केवल उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, पहले भी वो H2O था और अभी भी वो H2O ही है। तो इस तरीके के चेंज को आप क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। आइस टू वाटर, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि अगर मान लीजिए क्या हो जा रहा है, खाना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने खाना वगैरह पका लिया है, सही बात है ना, एक बार आपने फूड को क्या कर दिया, मतलब कुक कर दिया, कुकिंग ऑफ फूड, खाने को बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपने दाल चावल जो बना दिया है, क्या फिर से उसको रिवर्स कर सकते हो, यानी दाल चावल को अलग अलग कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। सही बात है कि नहीं, आप नहीं अलग कर सकते। तो यहाँ पर वही चीज है कि केमिकल चेंज क्या होगा, जो एक बार हो गया तो हो गया, फिर से वो रिवर्स नहीं होगा। इसका अच्छा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, फिजिकल चेंज जो रहता है वो रिवर्सिबल रहता है, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा, जबकि केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होगा। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया, तो रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल नहीं होते। मेनली आपको लिखना है, इन शॉर्ट लिखना है, अभी आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दे देना है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। और आपको देखना है तो रिपनिंग ऑफ मैंगो, रिपनिंग ऑफ मैंगो मतलब आम का पकना या फिर फ्रूट्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसकी, केमिकल चेंज के। तीन पॉइंट देख लिए, बाकी और कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। लिखना आपको 3 पॉइंट ही है। तो सबसे पहली बात आती है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन जो रहेगा वो सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा, जबकि आप केमिकल चेंज में देखेंगे तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया है कि ये फिक्स डेफिनेशन है, लेकिन आपको रेडी रखना रहेगा कि मेनली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। मेनली फिजिकल चेंजेस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, तो रिवर्सिबल होते हैं, जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी रिवर्सिबल नहीं होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एग्जांपल आपको दे देना रहेगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है, आइस इनटू कन्वर्टेड इनटू वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और कुकिंग ऑफ फूड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स या फिर मैंगोज, ये सब एग्जांपल है आपके केमिकल चेंज के, ठीक है। अब एक मैं नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप देख सोचना जरा, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं, अब ये तो मतलब मैंने ही सोचा था और आप भी सोच लीजिए थोड़ा इस बारे में, कि अगर मैं बोलूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आइस एंड वाटर सेम टेम्परेचर पे लाया करें, मतलब एक टेम्परेचर है उस पे आइस और वाटर सेम टेम्परेचर पे लाया करेंगे, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, सही जवाब है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बोला जाए एक कच्चा आम और एक पक्का आम सेम टेम्परेचर पे लाया करेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक कच्चा आम यहीं रख दीजिए, एक पक्का आम यहीं रख दीजिए, भाई कच्चा आम अपनी जगह पे रहेगा, पक्का आम अपनी जगह पे रहेगा। मतलब उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई केमिकल चेंज परफॉर्म हुआ है तो वो सेम टेम्परेचर पे लाया कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फिजिकल चेंज परफॉर्म होगा तो सेम टेम्परेचर पे लाया नहीं करेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, अगर मैं बोलूं कच्चा खाना और पका हुआ खाना, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे लाया करेंगे नहीं, तो इसका जवाब है हाँ बिल्कुल लाया करेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, एक कच्चा चावल लीजिए और चावल बनने के बाद लीजिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आइस एंड वाटर को आप क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे लेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। तो फिजिकल चेंज जो है वो सेम टेम्परेचर पे उसके दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको वो लाए नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है वो लाए कर सकता है। याद रखिएगा, मतलब मैं एक समझाना चाहता था, बस पॉइंट में मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ना आप एग्जामिनर को ये बात समझा पाएंगे और ना एग्जामिनर ये बात समझ पाएगा। ठीक है, कि आप बोलना क्या चाहते हैं उस बात से। ठीक है, तो आप बस अपने दिमाग में उस बात को रखिए और फिर आपको जरूरत कहीं पड़ेगा तो आप ये पॉइंट भी दे दीजिएगा, लेकिन जहां पर मतलब क्रॉस नहीं हो रहे इस पॉइंट से वहीं ये पॉइंट अकेला। तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी समझ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद का टर्म जो है वो हम क्या करने वाले हैं, तो हम थोड़ा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने जा रहे हैं, जो कि
सबसे अहम पार्ट है इस टॉपिक का, जहां से पॉसिबल है कि 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं कोई बाहर से केमिकल इक्वेशन नहीं उठाने वाला हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके बुक से ही जो पूछा जाएगा वही एक्सप्लेन कर दूं और वही बता दूं। देखो हम क्या करेंगे, पहला मैं एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा मैं एक खुद से करके दिखा दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे आप खुद से सब कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके बुक का देखता हूं मैं कौन से इसको लेना है। आपके बुक में दिया है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 आपको बना के दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 यहां NaOH प्लस H2SO4 आपको बनाकर दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई ये पहले बताइए, देखिए पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट ये होगा कि व्हाट इज द केमिकल मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 मार्क्स के जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर आपको दिया जाएगा फ्रॉम यहाँ पर द गिवन, जो गिवन आपको केमिकल इक्वेशन है इज इट इज बैलेंस, क्या ये बैलेंस है, और अगर नहीं है तो आप इसको बैलेंस करो। क्वेश्चन समझा। सबसे पहले आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी सरल भाषा में बोला जाए तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन बताना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा है कि बताइए कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। वैसे ही आपको जवाब नहीं दे देंगे, आप कुछ तर्क वगैरह दिखाएंगे और बोलेंगे भाई इसलिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या बोला है कि अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, यानी 3 पार्ट में पूरा क्वेश्चन बटा है और 3 पार्ट के लिए 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट सब्सटेंस, अगर वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट सब्सटेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई मेरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे Na यहां पर कितना है 1 है, लेकिन Na यहां पर कितना है 2 है, तो आप बोलेंगे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। आप जैसे और सबका भी मैच कर लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो उस साइड भी 1 होना चाहिए। अगर इस साइड 5 है, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, कुल मिलाकर 5, तो इस साइड भी 5 होना चाहिए। जैसे देखिए O4 और O यहाँ पर कितना हो गया 5, लेकिन क्योंकि पहले से ही एक मिस्टेक आ चुकी है कि Na यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी सरल भाषा में बोला जाए, where number of reactant molecule is equal to the number of product molecule, या फिर when number of यहाँ पर reactant elements are equal to the number of product element, then we will call it कि it is a balanced chemical equation। when number of reactant क्या, when number of reactant molecule is equal to the number of product molecule, then it is called balanced chemical equation, otherwise it is a unbalanced chemical equation। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर आपने क्लियर कर लिया है कि बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका 1 मार्क्स का जुगाड़ हो चुका है और आप उसको डेफिनेशन को लिखेंगे और आप बताएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोला जाता है। कि भाई सीधी सी बात है, व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, देन वी विल कॉल द गिवन रिएक्शन इज द बैलेंस। अगर क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के। यहां तक क्लियर है। चलिए अब दूसरा टर्म इसका बनेगा कि ये आपका पहला पार्ट हो गया ये इसका। दूसरा पार्ट ये है कि बताओ कि ये इक्वेशन बैलेंस है क्या। तो अब देखो आपको करना क्या रहेगा, ठीक है। आपको इन शॉर्ट यहां पर एक बॉक्स बनाना रहेगा,
देखिए यहां पर आपको क्या, ये दोनों बॉक्स को आपको यूज करना है रिएक्टेंट के लिए और ये दोनों बॉक्सेस को आपको यूज करना है प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर आप लिख दीजिए रिएक्टेंट एलिमेंट, रिएक्टेंट एलिमेंट और यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट, एलिमेंट। इसके बाद यहां पर ये आप बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट एलिमेंट, प्रोडक्ट एलिमेंट और यहां पर आप लिख दीजिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। ठीक है, अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास Na है तो लिख देंगे, ऑक्सीजन है वो भी लिख देंगे, हाइड्रोजन है वो भी लिख देंगे और यहां पर हाइड्रोजन लिख चुके हैं, सल्फर बाकी है और ऑक्सीजन लिख चुके हैं। ठीक है, तो जो आपने यहां पर लिखा है एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर देंगे, NaOH एंड S, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो आप देखेंगे, दोनों ही एलिमेंट्स चाहे यहां वाले चाहे यहां वाले, यहां वाले जो प्रेजेंट है देखिए Na, S और O और यहां पर H। तो सबसे पहले देखते हैं Na कितना है, तो Na यहां पर 1 है, O कितना है, यहां 1 और यहां 4 मतलब 5 है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 यहां पर और 1 यहां पर, कितना हो गया 3। ठीक है, यहां पर S कितना है तो 1। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप बात करेंगे Na, तो Na यहां पर कितना है 2। ठीक है, O कितना है 4 और 1 5। H कितना है, तो यहां पर तो H नहीं है और यहां पर 2 है। ठीक है, S कितना है तो 1 है। अब आप कुछ बातों को याद रखिए, अगर मान लीजिए कि मैं NaOH 2 लिख देता हूं, इसका सीधा मतलब ये है कि मैं जो 2 है ये सबके लिए लिखा हूं। अगर मुझे किसी एक के लिए लिखना होगा तो मैं उसके बगल में लिखूंगा, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल 2 लिख दे रहा हूं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वाला जो 2 है वो केवल H को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला जो 2 है वो पूरे H को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर बोलना रहेगा बताइए इसमें कौन सा मॉलिक्यूल कितना है, तो यहाँ पर Na जो है वो 2 है, ऑक्सीजन जो है वो भी 2 है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो 2 2 4 है। ये वो होता है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर बता देना है, आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स जो है यहाँ पर वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स के। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1। आपको बताना है इन द गिवन इक्वेशन। अब आपको पहला दूसरा टर्म का आंसर देगा। पहला आपने क्या दिया, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, दूसरा आपको क्या पूछा था कि बताइए कि बैलेंस है या नहीं है। तो आपको बताना है हियर इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन या फिर इन द गिवन केमिकल इक्वेशन number of reactant element are not equal to the number of product element. Thus we can say the given equation is not balanced chemical equation. अब आपने उसको दूसरे का आंसर दे दिया है कि भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका क्या नहीं है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। तो ये आपका दूसरे टर्म का आंसर हो गया है। अब तीसरा टर्म जो है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है बैलेंस नहीं है तो अब आप इसको क्या करें, बैलेंस करें। अब यहां से थोड़ा ट्रिक कॉन्सेप्ट वगैरह काम आएंगे, तो आप भी रेडी रहिए। अब चलिए, तो देखो करना क्या रहेगा। सबसे पहले आपको हमेशा यही ट्राई करना रहेगा। देखिए पहले आपको एक एलिमेंट उठाना रहेगा, जैसे बता रहा हूं वैसे करेंगे तो हो जाएगा, समझे। और हो सके तो मेरे ही ट्रिक से करना पेपर में, ठीक है, इससे थोड़ा मेरे ऊपर भी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि Na है 1 और ये वाला Na है 2। तो इंसान हमेशा किसको पकड़ता है, गरीब को पकड़ता है। तो यहां पर होगा क्या, Na के पास 1 है तो आप हमेशा जिस साइड देखिए कम रहेगा उसी साइड आप आएंगे। तो इसके पास कम है तो आपको जो भी कुछ करना रहेगा वो आप इसके साथ करेंगे, यानी रिएक्टेंट वाले के साथ करेंगे, ना कि प्रोडक्ट वाले के साथ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप रिएक्टेंट वाले के साथ में क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 है और इसको 2 बनाना है तो आप इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन रिएक्टेंट सब्सटेंस NaOH, इन रिएक्टेंट NaOH। अब देखो इसको आप कैसे लिखेंगे, और हर बार आपको बॉक्स बनाना है, थोड़ा इसमें आप आलसी मत बनिएगा। ठीक है, तो ये देखो अब रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, 2 NaOH, बाकी एज इट इज सब कुछ, बाकी सब कुछ एज इट इज, Na2
SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको इसके लिए मैं फिर से बॉक्स बनाने जा रहा हूं। ठीक, यहां पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी यहां पर रिएक्टेंट एलिमेंट और यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट, यहां पर प्रोडक्ट एलिमेंट और यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको जो यहां पर आपने लिखा था वही यहां पर आप लिख दीजिए, तो NaOH और S, NaOH और S। अब आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट एलिमेंट में कोई चेंज नहीं किया है, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए 2 5 2 1। ठीक है, एज इट इज आप और क्या कर सकते हैं, अब यहां पर आप देखेंगे तो Na कितना है, तो 2, तो यहाँ पे 2 Na है, बाकी Na कहीं नहीं है ना, तो Na कितना हो गया 2, O कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ 4 हो गया है 6। ठीक है, H कितना है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितना हो चुका है, तो 4। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बचा है आपका S कितना है 1, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, मतलब यहाँ पर। अब क्या करेंगे आप फिर से मत लिख देना वो चीज की रिएक्टेड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट एंड प्रोडक्ट एलिमेंट आर नॉट इक्वल। एक बार आपने यहाँ पर बता दिया तो बता दिया, मतलब एक बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। जब आपको ये बताओगे कि भाई क्या है, बैलेंस नहीं है, उसी टाइम पे एक ही बार लिखना है, हर बार नहीं लिखते जाना है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एग्जामिनर को पता है कि आप उस प्रोसेस में लगे हो जिसमें आप केमिकल को क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अभी तक रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, देख लीजिए 2 और 2, 6 and 5, 4 and 2, 1 and 1। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है 6 और ये वाला ऑक्सीजन कितना है 5। अब मामला ये आता है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, देखिए पहला वाला काम हो गया तो उसको हटाइए, अब इसको पकड़िए। अब आप बताइए कि ऑक्सीजन 6 पे आप मूव करेंगे, ऑक्सीजन 5 पे आप मूव करेंगे, तो इसका जवाब क्या है, ऑक्सीजन 5 पे। सही बात है ना, क्यों, क्योंकि इंसान हमेशा गरीब वाले को पकड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि 5 तो है लेकिन ऑक्सीजन दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप किसको पकड़ेंगे, इसको या इसको, तो इसको पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पर Na भी डिस्टर्ब हो जाएगा, S भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप हमेशा कम से कम लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, चाहे एजुकेशन पर्पस में चाहे बाहर। सही बात है ना। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे कि इसके साथ में करेंगे। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से। तो यहां पर लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2। अब आप किस में कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका है। ठीक है, तो 2 इन प्रोडक्ट H2O, मतलब H2O में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो अब मैं एक बार फिर से केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो 2NaOH H2SO4 2NaOH प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस 2H2O, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखेंगे, अब मैं एक बार फिर से, सॉरी 2H2O रहेगा, 2H2O। अब मैं एक बार फिर से ये बॉक्स बना ले रहा हूं। ये क्या है, नंबर, ये रिएक्टेंट एलिमेंट, और ये क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट, ये है प्रोडक्ट एलिमेंट, ये है नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एलिमेंट फिर से वही लिख देंगे NaOHS, NaOHS, यहां पर भी आप लिखेंगे NaOHS। अब देखते हैं Na कितना है, तो आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था, तो एज इट इज लिख दीजिए 2641। आपने चेंज यहां पर किया है, देखते हैं Na कितना है 2, तो 2 ही रहेगा। उसके बाद S कितना है, तो 1 ही जाने देते हैं। ऑक्सीजन 4 यहां पर और 2 यहां पर, कितना हो चुका है 6। और आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना, 2 यहां पर और 2 यहां पे, तो 2 2 जा 4, ये हो चुका है। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब अब आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लिखेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2641 और यहां भी 2641, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, हेंस वी कैन से द गिवन इक्वेशन आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर आपको लिखना है हियर नंबर ऑफ
reactant element is equal to the number of product element. Thus we can say क्या कह सकते हैं आप? तो यहां पर आप इक्वेशन लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4, यहां पर क्या दे रहा है? Na2SO4 प्लस 2H2O इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप बोल देंगे कि हाँ भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन आप बोल देंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक इक्वेशन को बैलेंस किया है। अब दूसरा इक्वेशन एक और समझ लेते हैं। तो ये आप एज इट इज मतलब इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा, आसानी से समझ में भी आ जाएगा एग्जामिनर को, आपके मार्क्स का भी जुगाड़ हो जाएगा। अब आपके बुक का ही एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं और उसके बाद आप बाकी सब जो आपके एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल दिए हैं उसको आप ट्राई कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर उसको भी देखेंगे, आप एक अलग से वीडियो वगैरह में कर लेंगे। चलिए अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है आपका क्वेश्चन वो क्या है। मान लीजिए कि आपको दिया क्या है, N2 प्लस H2 मिलकर बना रहा है NH3। N2 प्लस H2 फॉर्म कर रहा है NH3। आपको बताना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर क्या रहेगा रिएक्टेंट एलिमेंट और यहां पर क्या रहेगा प्रोडक्ट एलिमेंट। यहां क्या रहेगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट और यहां रहेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। तो सबसे पहली बात क्या क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2। चलिए यहां पर देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन है 3। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, और इसलिए आप बोलेंगे कि द गिवन केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप n को पकड़ेंगे। मैंने बताया कि n में आप कौन से n को पकड़ेंगे, n में आप कौन से n को पकड़ेंगे, इस वाले n को या इस वाले n को, इस वाले n को। क्यों, क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो यहां पर इसको पकड़ेंगे। अब यहां पर ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन प्रोडक्ट वाले में, तो प्रोडक्ट NH3। अब देखो आपको क्या मिल रहा है, N2 प्लस H2 बना रहा है NH3 और वो भी 2। ठीक है, अब आप इसको इसका फिर से बॉक्स बनाएंगे और यहां पर क्या रहेगा रिएक्टेंट एलिमेंट, यहां रहेगा प्रोडक्ट एलिमेंट, यहां नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट और यहां रहेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। यह है आपका N और यहां पर H, यहां पर N, यहां पर H। ठीक है, N कितने हैं तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहां पर ये कितना हो जा रहा है 2N हो जा रहा है और 2 3 6 H हो जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये वाला तो आपका बैलेंस हो गया, आप इसमें आ जाएंगे। जब आप इसमें आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि H आपके पास 2 है और ये वाला H जो है वो 6 है। अगर आप इसमें 2 3 कर दें यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 6 हो जाएगा और आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मली बाय मल्टीप्लाइंग, अच्छा किसमें करेंगे, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में, सही बात है कि नहीं। हाँ, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन किसमें, तो H में करना है ना, तो आप इधर करेंगे इन रिएक्टेंट H2O, सॉरी इन द रिएक्टेंट H2, इन रिएक्टेंट H2। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा N2 प्लस 3H2 बना रहा है 2NH3, 2NH3। ठीक है, और आपको फाइनली देखो अब क्या मिल रहा है। ओके, ये क्या होगा आपका रिएक्टेंट एलिमेंट और ये क्या होगा आपका
प्रोडक्ट एलिमेंट, ये क्या है नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट, और ये क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। ओके, तो नंबर ऑफ रिएक्ट यहाँ पर n और h, यहाँ भी आपका n और h, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये 3 2 जा 6, ये 2 और 2 3 जा 6। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, और इसलिए आप बोलेंगे कि नाउ N2 3H2 बना रहा है 2NH3, दिस केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार देख लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होगा कुछ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको आप क्या बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। एग्जांपल आपको जो भी आप कर रहे हैं एग्जांपल नहीं भूलना है, एग्जांपल आपको क्या रेडी रखना है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यहाँ पर इसका रस्टिंग ऑन द आयरन, ठीक है, ये आपको रेडी करके रखना है। इसके बाद दूसरे टर्म में मैंने आपको क्या बताया है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो केमिकल सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, यहाँ पर रिएक्टेंट, एंड द केमिकल सब्सटेंस व्हिच डज नॉट, यहाँ पर ये व्हिच आर फॉर्मिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग ने देखा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उसमें हमने देखा कि फिजिकल चेंज जो रहता है उसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता है, नॉर्मली वो रिवर्सिबल होता है, और आपको इसका एग्जांपल आइस कन्वर्जन इनटू वाटर, ये आपको दे देना है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज में हमने देखा कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और ये नॉर्मली रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि कुकिंग ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये सब केमिकल चेंज के एग्जांपल है। फिर हमने क्या देखा, ये नॉर्मल हो गया, केमिकल इक्वेशन देख लिया और वर्ड इक्वेशन देख लिया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर आप क्या कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले का यूज करके लिख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक आप उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। When we are representing the chemical equation with chemical reaction with the help of chemical formula, then it is called chemical इक्वेशन। अगर आप उसी को क्या कर रहे हैं वर्ड के हेल्प से लिख रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ वर्ड तो आप उसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन आप जब भी ये दोनों बोल रहे हैं आप एग्जांपल लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद कैसे आप केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे वो मैंने बता दिया कि आप प्लस का साइन कब यूज करेंगे, आप एरो का साइन कब यूज करेंगे, आप रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट में लिखेंगे, रिएक्टेंट के जो फिजिकल स्टेट है उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस से दिखाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं प्रोडक्ट में आएंगे तो क्या कहते हैं कि कब आपको मतलब लोअर ये दिखाना है, मतलब कब आपको लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तीर को दिखाना है, कब अपवर्ड डायरेक्शन में तीर को दिखाना है, ये सारी चीज हमने देख लिया है। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रेशर यूज कर रहे हैं या स्पेसिफिक कैटालिस्ट को यूज कर रहे हैं तो उसको आप कहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको आप एरो पे मेंशन करेंगे। फिर मैंने बताया कि आप अगर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ट्रायंगल सिंबल को कहां पर दिखाएंगे तो एरो के ऊपर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं मान लीजिए आपको हीट फॉर्म हो रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो आप क्या लिखेंगे उसमें प्लस करके हीट जोड़ देंगे, सही बात है कि नहीं। और इसके बाद लास्ट टर्म में हमने क्या देखा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले हमने जाना था कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो जिसमें नंबर ऑफ केमिकल ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, उसी को आप क्या बोल देंगे यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद फिर आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल तो आपके बुक का, दोनों एग्जांपल आपकी बुक के ही हैं और आप मतलब ये जितने भी ये है नॉर्मली 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। और 1 मार्क्स में तो मुझे यही लगता है कि आपको मतलब 1 मार्क्स का तो आपको क्या हो जाएगा कि भाई व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा 1 मार्क्स में आपने ये बता दिया कि भाई बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा जो रहेगा जहां तक 1 मार्क्स में छोटा ही कोई पूछेगा और इससे छोटा तो मेरे हिसाब से अच्छा कुछ नहीं है आपके बुक में। तो आप कोशिश करना कि जो भी आपके बुक में यहाँ से भी है और एक्सरसाइज से भी उसको आज आप प्रैक्टिस करना और देखना थोड़ा कि मेरे मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं, और नहीं होता है तो आप कमेंट करके फिर क्या कर सकते हो पूछ सकते हो, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से एक वीडियो वगैरह बनेगी बट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप क्या करेंगे इसके आगे का जो मतलब अपना बाकी रह गया है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए।